फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी 2020 उससे रिलेटेड एक टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो कि एनसीआरएफ कहलाता है। तो ये एनसीआरएफ है क्या, इस पे ये हम किस तरह से समझ सकते हैं? ये स्कूल में पेरेंट्स के लिए और टीचर दोनों के लिए ही ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या, इस फ्रेमवर्क में क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एनसीआरएफ, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एक्चुअली है क्या, है ना? तो ये एक यूनिफाइड क्रेडिट अक्यूमुलेशन और ट्रांसफर सिस्टम है। हम अभी तक के जो भी हम लर्निंग हमारी जो हुआ करती थी, वो लर्निंग हमारी अलग अलग लेवल पे हुआ करती थी, अलग अलग लोकेशन पे हम लर्न करते थे। और हमें अभी तक के जो है वो कॉमन जो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट हमें मिलता था, वो जनरली स्कूल देता था अगर हम स्कूल एजुकेशन में हैं, या अगर हमने कोई आईटीआई से पढ़ाई की है तो आईटीआई या डीजीटी हमें सर्टिफिकेट देता था एनसीवीटी के थ्रू, या फिर यूजीसी और एआईसीटी के थ्रू हमें सर्टिफिकेट मिलता था, जो हमें डिग्री प्रोग्राम अगर हम करते थे कहीं किसी कॉलेज से। तो ठीक है। तो जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, वो सिर्फ हमारी लर्निंग सिर्फ इतनी ही तो नहीं होती है। हम लर्निंग तो अलग अलग लोकेशन से भी करते हैं। जैसे कोई क्रिकेट सीख रहा है, तो वो क्रिकेट उसने सीखा ना। अब कोई अगर म्यूजिशियन है या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अगर बजाना सीख रहा है, तो उसने भी तो कुछ सीखा। बट उसकी लर्निंग का उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है कि उसके पास में वो ये प्रूफ करके बताए कि हाँ मैंने कुछ सीखा है ना? और वो रिकॉग्नाइज हर जगह पे भी नहीं होता है। जैसे अगर किसी ने क्रिकेट का बहुत अच्छे लेवल का अगर क्रिकेट खेलना सीख गया, तो वो कोई टूर्नामेंट खेल लिया, कोई स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल की टीम में अगर आ गया, तो वो टीम में आके परफॉर्म तो कर लिया, बट उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये प्रूव करे कि हाँ वो किस लेवल का प्लेयर है। या कोई, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज वगैरह होते हैं और कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, रियलिटी कंपटीशन जैसे डांस में है, फिर म्यूजिक में है। बट इन सारे मतलब अगर कोई किसी एक प्रोग्राम में फर्स्ट आ गया, तो उसको वहां से तो डॉक्यूमेंट मिल गया कि हाँ वो एक सर्टिफाइड है, या फिर उसने इस पर्टिकुलर सिंगिंग कंपटीशन में रैंक 1 लेके आया है। बट अभी तक के उसको फॉर्मल एजुकेशन के साथ में इक्विवेलेंस नहीं मिली। कोई अगर सिंगिंग में लिटिल चैम्प में अगर कोई फर्स्ट आ गया, तो क्या उसे क्लास 5th या क्लास 8th के इक्विवेलेंट माना जाएगा क्या? अभी तक के ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो वो सिस्टम बनाने के लिए ही ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है वो बनाया गया। और ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया, इस फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीजें, जैसे कोई भी पर्सन कहीं से भी लर्निंग कर रहा है, चाहे वो स्कूल से पढ़ रहा है या एजुकेशनल लेवल जो है अगर उसका स्कूल का है, हायर एजुकेशन से है, या फिर किसी ने पढ़ाई नहीं की है पर उसको काम करने आता है। सपोज कोई एक वेल्डर है ना, एक वेल्डर है, उसको वेल्डिंग करने बहुत अच्छे से आता है। वो एक किसी भी एक आईटीआई वाले से या फिर एक इंजीनियर से बहुत अच्छी ज्यादा प्रिसिशन के साथ में वेल्डिंग करता है। बट उसके पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि उसने सीखा कहाँ से? उसने किसी गुरु के अंडर में रहते हुए काम किया, और काम करते करते, गुरु मीन्स किसी सीनियर के अंडर में रहते हुए काम शुरू किया। काम उसने बहुत अच्छे से सीख लिया, और क्योंकि उसको आता है काम करने के लिए, और वो उस बड़े प्रिसीशन के साथ में दो मेटल को जोड़ पाता है, तो वो एक प्रोफेशनल हो गया। बट ये इतना प्रोफेशनल होने के बाद भी अगर उसको 8 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो भी उसके पास में कोई सर्टिफिकेट है क्या? अभी तक के ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो अब जो नया प्रोविजन, मतलब ये जो न्यू क्रेडिट फ्रेमवर्क बन रहा है या बन गया है, इसको अगर हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पे वो फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी
कि लोगों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग भी मिलेगी। मतलब अगर किसी ने कहीं से भी सीखा हो, अगर उसको एक एग्जाम ले लिया जाए और एग्जाम में वो क्लियर कर लेता है, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ, आपको वेल्डिंग का इस लेवल की वेल्डिंग आती है। ठीक है। तो ये जो सिस्टम है कि पहले लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, जो भी काम आता है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास में नहीं होता था ये प्रूफ के रूप में कि उन्हें वो काम करने आता है। तो अब जो नया सिस्टम बना है इस नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और जो ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बना है, इस क्रेडिट फ्रेम में ये प्रोविजन है कि हर एक व्यक्ति को, जो भी वो कहीं से भी पढ़ाई किया हो, किसी भी प्रकार की उसने लर्निंग की हो, कोई भी चीज सीखी हो, चाहे वो म्यूजिक सीखा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स सीखा हो, चाहे वो कराटे सीखा हो, चाहे वो कोई भी फील्ड में उसने किसी भी प्रकार की स्किल्स एक्वायर की है, उस स्किल्स जो वो उन्होंने एक्वायर की है, उस एक्वायर्ड स्किल्स को पहले एक बार असेस किया जाएगा। करने का मतलब उसका एक एग्जाम होगा। एग्जाम अगर वो क्लियर कर लेता है तो इन दैट केस द पर्सन विल गेट एक डॉक्यूमेंट जो ये शो करेगा कि हाँ, आपको इस लेवल की चीजें आती है। अब लेवल क्या होता है वो हम आगे चल के एक एक लेवल 1 से लेके 8, अलग अलग लेवल्स है, 1 to 8 है। अब इसमें 1 से लेके 4 तक के कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें आती है, 4 से अबव कौन कौन सी क्लासेस को या कौन से स्ट्रीम को कंसीडर किया जाता है, वो सारी चीज को हम आगे समझते हैं। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है ये बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चीज अभी मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग को क्लियर है कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इन इंडिया एम्स टू क्रिएट अ यूनिफाइड क्रेडिट अक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम। अब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज कॉमन सुनते हैं कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी, कहीं तक की भी अगर पढ़ाई किया हुआ है और उसके बाद वो स्विच करना चाहता है किसी दूसरी जगह, स्विच करना चाहता है का मतलब ये है कि वो अभी तक के सपोज किसी एक स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहा था, अब उनको इच्छा हो रही है कि नहीं, मेरे को जो मैंने स्ट्रीम सेलेक्ट की थी वो स्ट्रीम अब मुझे कंटिन्यू नहीं करनी है, अब मुझे दूसरी स्ट्रीम में जाना है। तो दूसरी स्ट्रीम ने एक क्राइटेरिया मेंशन किया होगा कि अगर तुम उनमें से कोई एक मतलब तुम वो क्वालिफिकेशंस को क्वालिफाई कर जाते हो, मतलब वो जो एंट्री क्राइटेरिया है, एंट्री क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको दूसरे स्ट्रीम में भी एडमिशन मिल जाएगा। अभी तक के ऐसा, पहले ऐसे नहीं हो पाता था कि कॉलेज में कोई फर्स्ट ईयर कुछ और किया और सेकेंड ईयर वो कहीं और दूसरी चीज में कंटिन्यू करना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं था अभी तक के। बट इस नए क्रेडिट फ्रेमवर्क के आने के बाद में वो सारी चीजें पॉसिबल हो सकेगी, क्योंकि इसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, यहाँ पे जो ट्रांसफर सिस्टम की बात आ रही है, यहाँ पे हम ट्रांसफर सिस्टम की बात यही वाली है कि वो किसी भी स्ट्रीम से किसी भी दूसरे स्ट्रीम में अगर जाना चाहे तो वो इजिली स्मूथली जा सकते हैं। ठीक है। अब ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क वर्क जो है, वो स्किल्स और जो नॉलेज ट्रेडिशनल क्लासरूम में लोगों ने एक्वायर किया है या फिर कहीं बाहर से उसने एक्वायर किया है, वो दोनों ही टाइप के स्किल्स को या दोनों ही टाइप की लर्निंग को कैटर करता है। ठीक है। और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब ये है कि आदमी एक लेवल के बाद में स्कूल कॉलेज से बाहर निकलने के बाद भी बहुत सारी चीजें सीखता है। तो वो जो जो सारी चीजें सीखते जा रहा है, चाहे वो एक्सपीरियंस के साथ में सीख रहे हैं, तो जो वो उनका एक्सपीरियंस है, नेशनल क्रेडिट फ्रेम में एक्सपीरियंस को भी एक डायमेंशन बनाया गया है। मतलब आपकी लर्निंग जो है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी काउंट की जाएगी। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर काम को कम से कम 7 या 8 साल दिए हैं एक ही टाइप के काम को करने में, तो आप उस चीज में मास्टर बन जाते हैं, है ना। तो आपने 8 साल या 7 साल से ज्यादा अगर कोई काम किया है तो उसमें आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जो ये प्रूफ करेगा कि आपको ये काम बहुत अच्छे तरीके से मास्टर लेवल का आता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इस नेशनल क्रेडिट फ्रेम में कवर की जाती है ना।
तो हम आगे बढ़ते हैं कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में और कौन कौन सी चीजें आती है। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो मैं इसे दो दो तरीके से अपलोड करूंगा। एक तो कंप्लीट वीडियो बिना एडिटिंग बिना कट के साथ में, वो हो सकता है 2 घंटे का होगा। और एक वीडियो होगा जो अलग अलग टॉपिक, मतलब बहुत सारे वीडियो होंगे जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर में होंगे, और हर टॉपिक के ऊपर में वो 15 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का छोटा छोटा सा वीडियो होगा। ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है क्या और उसमें क्या क्या चीजें कवर की जा रही है। तो जैसे आप अभी ऊपर के टॉपिक देख रहे हैं, सबसे पहली बात, कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट फ्रेमवर्क। इसमें स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी चीजें इसमें कवर की जाती है। मतलब इनमें से किसी भी जगह से आपने अगर लर्निंग की है, मतलब आपने कुछ सीखा है, तो आपको एक एग्जाम देनी होगी, और एग्जाम देने के बाद में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं उस सर्टिफिकेट एग्जाम को, तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जो ये प्रूफ करेगा कि आपको किस लेवल की लर्निंग है, या आपके पास में किस लेवल की लर्निंग है। ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट फ्रेमवर्क जिसमें स्कूल एजुकेशन से लेके एक्सपीरियंस को भी कवर किया गया है। ये एक ऐसा मेटा फ्रेमवर्क है, मेटा फ्रेमवर्क मतलब इसमें सारी चीजें कवर कर ली गई है, जिसमें एकेडमिक्स भी आ रहा है, वोकेशनल एजुकेशन भी आ रहा है, एक्सटर्नल लर्निंग भी आ रही है, और आपने अगर कोई एक्सपीरियंस लिया है, या एक्सपीरियंस आपने कोई काम को करते हुए आपने जो एक्सपीरियंस लिया है वो भी इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती है, इस वजह से इसे मेटा फ्रेमवर्क का नाम दिया गया है। और ये जो है ये एनईपी 2020, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उससे अलाइंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि एनईपी 2020 कहीं और जा रहा है और एनसीआरएफ कहीं और जा रहा है। एनईपी 2020 के बेसिस पे एनसीआरएफ को बनाया गया है। और जब ये एनसीआरएफ को बनाया जा रहा था, तो इसमें जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, जैसे स्कूल बोर्ड में भी अलग अलग है, स्टेट बोर्ड अलग है, सीबीएसई अलग है, फिर ओपन स्कूल अलग है ना। तो ये सारे जितने भी बोर्ड थे स्कूल के, उनके रिप्रेजेंटेटिव, देन आपका एआईसीटी, यूजीसी और एनसीवीटी, एनसीवीईटी और एनसीवीटी प्लस डीजीटी, इन सारे जगह से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, सभी लोग मिलके इस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को डिजाइन किया रहे। मतलब कोई भी इसमें एक भी चीज लिखी गई है तो इन सभी लोगों की सहमति है। और इस कमिटी, मतलब एक कमिटी बनाई गई थी जिसमें सारे बोर्ड्स, मतलब सारे स्कूल के सारे स्कूल में सारे बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके एनसीवीटी, एनसीवीटी, एनसीवीईटी, डीजीटी, देन यूजीसी, एआईसीटी, ये सभी जगह से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे। और इस कमेटी को हेड कर रहे थे डॉक्टर कलसी, जो कि उस समय एनसीवीईटी के चेयरमैन थे, और वही इस कमेटी के भी चेयरमैन थे, जिन्होंने ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क डिजाइन किया है। ठीक है। तो ये जो एनसीआरएफ है वो एनईपी 2020 के बेसिस पे ही या उसी से अलाइंड डॉक्यूमेंट बनाया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितना मैंने अभी बताया उतने ही लोग हैं, मतलब उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन थी। इसमें ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी, आईआईएम, या आई ट्रिपल आईटीज, और आईआईएसईआर, या एनआईटीज, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करें इस डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करने में, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर हो किसी भी कैंडिडेट का या किसी भी स्टूडेंट का, तो वो इजिली एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्योंकि जब ये एनसीआरएफ बनाया गया तो ये सारे लोगों ने अपनी सहमति दी है, अपने इनपुट्स दिए हैं कि किस तरह से फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें स्मूथली ट्रांसफर हो सके। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की जब हम बात करते हैं, तो कहीं पे भी किसी को भी ट्रांसफर करना है, चाहे वो इंजीनियरिंग से किसी नॉन इंजीनियरिंग कोर्स में अगर जाना चाहता है,
या अगर वो कोई इंजीनियरिंग कोर्स में नॉन इंजीनियरिंग कोर्स से आना चाह रहा है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है। सबके एंट्री के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी उठ के आ जाएगा। उसके लिए उसको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो ट्रांसफर स्मूथली हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एनसीआरएफ को बनाते समय कंसीडर की गई है। और ये जो भी आप इसमें पढ़ाई करेंगे या जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा या सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपका एबीसी के में ऐड होते जाएगा। एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ना। आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सर्टिफिकेट लिया तो हर सर्टिफिकेट किसी ना किसी क्रेडिट पॉइंट से लिंक्ड रहेगा। ठीक है, आपने एक डॉक्यूमेंट लिया तो वो सपोज अगर आपको वो लेवल 4 का एक सर्टिफिकेट है तो वो लेवल 4 का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ऐड कर दिया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अपार आईडी से आपकी लिंक्ड रहती है। अपार आईडी स्कूल में सारे कैंडिडेट्स की बनाई जाती है। स्कूल वाले जो भी होंगे वो सब लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि हर एक कैंडिडेट का एक अपार आईडी बनाया जाता है और ये अपार आईडी डिजी लॉकर से लिंक्ड रहता है या उसको लिंक किया जाता है। ठीक है, तो जैसी जो भी बच्चा या जो भी कैंडिडेट कोई भी पढ़ाई किया और उसने अगर उस सर्टिफिकेट को क्लियर कर लिया, तो सर्टिफिकेट क्लियर करने के बाद में ये जो सर्टिफिकेट रहेगा वो उनके अपार आईडी से लिंक्ड रहेगा। अपार आईडी से लिंक्ड होने के कारण और अपार आईडी आपका डिजी लॉकर से लिंक्ड है, तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपके डिजी लॉकर में ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि फिर उस समय अगर डिजी लॉकर में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए तो आपको फिजिकल पेपर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डिजी लॉकर का आईडी जो आपका है वो आप लोगों को शेयर कर दीजिए, चाहे वो आप एम्प्लॉयर के साथ में शेयर कर सकते हैं, आप कॉलेज के साथ में अपने ये डॉक्यूमेंट्स आप मतलब डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स आप शेयर कर सकते हैं। आप जिसको जिसको परमिशन देंगे वो सारे लोग आपके डिजी लॉकर में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एनसीआरएफ में आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे आपके एबीसी में ऐड होते जाएंगे। आपने 10th का एग्जाम दिया, 10th क्लियर किया, तो 10th का सर्टिफिकेट आपके वहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर 12th आया तो 12th में आपका ऐड हो जाएगा। फिर कॉलेज आपने किया तो कॉलेज में जहाँ तक के आपने पढ़ाई की तब तक के का वहाँ पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, मतलब अपलोड वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक साथ है। इस वजह से इसे एक ऐसा इसे मेटा फ्रेमवर्क कहा गया है। ठीक है, हालांकि हम इन सारी चीजों के ऊपर में और भी आगे अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो